वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। आज हम लोगों का जो वीडियो है दैट इज़ अपॉन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर। गवर्नमेंट ग्रांट्स बहुत ही स्पेशल एक टॉपिक है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर को। नाउ ओवर टू द वीडियो। जो AS12 है वो तीनों सिचुएशंस को गवर्न करेगा। आपका सब्सिडीज जो टैक्स के फॉर्म में, टैक्स में रिबेट के फॉर्म में होगा, ठीक है। जनरली कैश इंसेंटिव्स, यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा देगा ताकि आप इकोनॉमी में उसको जो सोशल कॉजेज हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सको। और थर्ड, आपका जो ड्यूटी ड्रॉबैक्स है जहां पे सरकार आपसे लिया हुआ टैक्सेस को रिफंड कर देगा। तो वो तीनों सिचुएशंस को यहाँ पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो है वो डील करता है। अब ये जो गवर्नमेंट से मिला हुआ जो बेनिफिट्स है, यहाँ पे सबसे पहले तो AS12 एकदम क्लियर है, पहला पैराग्राफ में ही इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो देखिए गवर्नमेंट जो है ना वो कभी भी आपको मतलब क्या ये जो कैश सब्सिडीज हो गया या जो भी बेनिफिट्स है, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स है, वो विदाउट कंडीशन कभी नहीं देगा। वो ऐसा नहीं देगा कि बस पैसा लो और जो उसके बाद तुम मतलब आजाद पंछी की तरह घूमो, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा। जब तक कि आपको लग नहीं रहा है कि आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को पालन करने के स्टेज में आ चुके हो, तो AS12 अपना पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ही बोल दिया है कि आपको कोई हक नहीं है गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने का अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यानी कि एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपना गवर्नमेंट ग्रांट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉग्नाइज करेगा जब वो इस स्टेज पे पहुंच चुका होगा कि वो रीजनेबली सर्टेन हो जाएगा कि वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या कर सकता है, वो फुलफिल करेगा। गवर्नमेंट जो उस पे लगाएगा वो सारे नियमों का पालन कर सकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी को बोला कि तुम जाओ जाकर के उड़ीसा में प्लांट स्टार्ट करो। तो जब ऑब्वियस ही बात है प्लांट खरीदने के लिए वो गवर्नमेंट ग्रांट दे रहा है, तो क्या करना पड़ेगा एक्स लिमिटेड को, पहले प्लांट को एक्वायर करना पड़ेगा, लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, प्लांट उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट को उसका प्रूफ दिखाएगा कि देखिए आपने बोला था कि आप गवर्नमेंट ग्रांट दोगे अगर प्लांट जो है वो एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, मेरा इंस्टॉल्ड हो जाता है, तो मैंने ऐसा कर दिया, ये देखिए उसका सबूत, ठीक है। आप गवर्नमेंट की कोई इंस्पेक्टर भेजेगा अपना इंस्पेक्शन करने के लिए, वो उस लोकेशन पे जाएगा, जाकर के बोलेगा कि हाँ ये तो सच में प्लांट जो है वो उसने एस्टैब्लिश कर लिया है, तो लो पैसा, ठीक है। अब आपको कैश सब्सिडी जो है वो दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे राइस मिल्स के केस में गवर्नमेंट ग्रांट्स काफी ज्यादा एप्लीकेबल है कि आप अगर एक राइस मिल स्टार्ट करते हो तो ये माना जाता है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स होते हैं। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स है ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो जैसे ही आप राइस मिल एस्टैब्लिश कर लोगे, आप उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जब गवर्नमेंट को दोगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, तब वहां से आपको कुछ पैसा जो है वो रिफंड मिल जाएगा। तो ये सारा चीज आपका प्रूफ दिखाने के बाद ही मिलेगा। जब तक कि आपको लग रहा है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं आएगा, तब तक आप इन ग्रांट्स को रिकॉग्नाइज मत करें। जब आप जैसे ही आप वो कंडीशंस को फुलफिल कर लोगे, आप गवर्नमेंट ग्रांट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करो। गवर्नमेंट ग्रांट्स को रिकॉग्नाइज करने का क्या क्या अप्रोचेस हैं? गवर्नमेंट ग्रांट्स को रिकॉग्नाइज करने का दोस्तों दो अप्रोचेस हैं, एक है कैपिटल अप्रोच और दूसरा है इनकम अप्रोच। क्या है दोनों में फर्क? कैपिटल अप्रोच उस केस में होता है जहां पे गवर्नमेंट ग्रांट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। आपको ऐसे सोचना है कि गवर्नमेंट ने एज अ प्रोमोटर जब आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब ये कैपिटल अप्रोच आप लगा दो। जब एज अ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट अपना पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा इनकम अप्रोच इन केस ऑफ नॉर्मल अदर गवर्नमेंट ग्रांट्स। मैं ये लाइन को थोड़ा सा आप लोगों को रीड करके सुनाना चाहता हूं। यहां पे लिखा हुआ है, टू ब्रॉड अप्रोचेस में बी फॉलोड फॉर द accounting treatment of government grant. पहला, the capital approach under which a grant is treated as part of shareholders funds. यहाँ पे शेयर होल्डर का फंड का पार्ट माना जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट को, उस केस में कैपिटल अप्रोच एप्लीकेबल होगा। फिर बोल रहा है द इनकम अप्रोच, सेकेंड अप्रोच इज इनकम अप्रोच अंडर विच अ ग्रांट इज टेकन टू इनकम ओवर वन और मोर पीरियड्स। यहाँ पे ग्रांट को आप अपना इनकम मान लो, लेकिन वो एक साल में नहीं,
हो सकता है कई सालों में आपको उसको एज एन इनकम ट्रीट करना पड़ेगा। इट इज जनरली कंसिडर्ड दैट अप्रोप्रिएट दैट अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रेलेवेंट ग्रांट। तो ये जो प्रॉपर नेचर है कि क्या वो शेयर होल्डर फंड का पार्ट है कि क्या वो इनकम से रिलेटेड है, ये केस टू केस बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा और जैसे सिचुएशन होगा वैसे आपको उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ग्रांट्स व्हिच हैव द कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू दोज ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स। इनकम अप्रोच मे बी अप्रोप्रिएट इन द केस ऑफ अदर ग्रांट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आजकल के डेट में एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। गवर्नमेंट आज के डेट में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज में निवेश कर रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के अंतर्गत। मतलब कि प्राइवेट कंपनीज को कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना होगा, गवर्नमेंट 50% हो सकता है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, 50% प्राइवेट पार्टीज कंट्रीब्यूट करेगा, कंपनी खुलेगा, ठीक है, वो कंपनी गवर्नमेंट का कोई सोशल कॉज को फुलफिल करेगा और गवर्नमेंट से पैसा कमाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। ज्यादातर केस में डिफेंस सेक्टर में आजकल के डेट में इस तरह के जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा जो है फेवरेबल, मतलब ये हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारे सेना के जवानों के लिए सपोज कोई कंपनी ये बना रहा है, बुलेट प्रूफ वेस्ट बना रहा है, तो ये डेफिनेटली हम लोग के देश के डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट क्या किया, 50% कंपनी को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 50% कॉन्ट्रीब्यूट किया, 50% शेयर्स गवर्नमेंट ने खरीद लिया, बाकी 50% शेयर्स प्राइवेट पार्टी ने खरीद लिया और दोनों ने पार्टनरशिप पे इस तरह का बिजनेस को स्टार्ट किया। तो यहां पे आप क्लियर देख पा रहे हो कि ये जो गवर्नमेंट ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है इट इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स, इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स। तो आपको यहां पे कौन सा अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, कैपिटल अप्रोच यहां पे आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो आपको कोई ग्रांट दे रहा है, वो एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है बल्कि आपके इनकम के रिलेशन में दे रहा है, तो वहां पे आप इसको क्या मान लो, इसको एज एन इनकम अप्रोच की तरह आप इसको ट्रीट करो, क्योंकि यहां पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाला कोई चीज नहीं है। एक बहुत ही पॉपुलर आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे देश के लोगों को सरकार गैस का सब्सिडीज देता है। तो गैस खरीदने, मतलब जो भी कंपनी, आप एचपी गैस हो या इंडेन का गैस हो, जो भी गैस है, कुकिंग गैस खरीद जब आप लेते हो तो सिलेंडर का जो मार्केट वैल्यू है वो पहले आप पेड कर देते हो, फिर गवर्नमेंट आपके पासबुक में एक सर्टेन अमाउंट क्या करता है, वो ट्रांसफर करवा देता है। यहाँ पे ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन से दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, क्योंकि कोई बिजनेस आप स्टार्ट थोड़ी ना कर रहे हो यहाँ से। तो देयरफॉर इस तरह का जो सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलता है, इसको इनकम अप्रोच के एंगल से देखना चाहिए। इसको आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे सरकार से ये पैसा आपके पासबुक में क्रेडिट होता जाएगा, आप इसको ट्रांसफर करते चले जाओ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद आप देखो रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स के को रिकॉग्नाइज करने को लेकर के एक बार फिर से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को फिर से दोहराया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में। यहाँ पे बोल रहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज तब तक नहीं करना चाहिए until there is reasonable assurance that first the enterprise will comply with the conditions attached to it and second the grant will be received। मतलब पहली बात तो एकदम रीजनेबली सर्टेन हो जाना चाहिए, एक रीजनेबल सर्टेनिटी होना चाहिए कि जो कंडीशंस है, जिन शर्तों के आधार पे सरकार ने ग्रांट दिया, वो शर्तें सरकार को आपको दिखाना पड़ेगा कि सर देखो, हमने आप जो शर्तें दिए थे हमने उसका 50% से ज्यादा हमने फुलफिल कर दिया है, तो आप उसको अब हमको क्या करिए, ग्रांट दीजिए। तो जब आप शर्तों को फुलफिल करिएगा तो या शर्तों को फुलफिल करने के स्टेज में पहुंच जाइएगा, तब और एक कंडीशन बोल रहा है कि ग्रांट एक्चुअली जब रिसीव हो जाएगा तब आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पे एक साथ अप्लाई है कि शर्तें जब फुलफिल्ड होंगे, साथ में जब ग्रांट रिसीव होगा तभी आपको गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है। मतलब सीधी बात यह है कि सपोज कोई व्यक्ति को गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव तो हो गया, पर उसको लग नहीं रहा है कि वो फ्यूचर में कंडीशंस को फुलफिल कर पाएगा, क्योंकि कंडीशंस फुलफिल करने के लिए समय लगता है। तो उसको लग नहीं रहा है कि समय रहते रहते वो कंडीशंस को फुलफिल कर
कर पाएगा तो इन दैट केस उसको गवर्नमेंट ग्रांट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए दोस्तों। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आपको एक मान लीजिए सिख इंडस्ट्रियल यूनिट को एक उसका बिजनेस रिवाइवल के लिए उसको कुछ पैसा दिया, बोला कि तुम इस पैसे से क्या करो, अपना बिजनेस का रिवाइवल करो। तो लेकिन कंडीशन ये है कि तुमको आने वाले 3 सालों के अंदर 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 तुमको 50% अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी से भी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी को अचीव कर लेना है। तुम्हारा जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है प्लांट का उससे ज्यादा तुमको अचीव कर लेना है। मान लीजिए सिख इंडस्ट्रियल यूनिट का टोटल 10,000 टन ऑफ गुड्स एक साल में प्रोड्यूस करने का टोटल क्षमता है आइडियल कंडीशंस में, तो 50% उसका 5,000 टन हुआ, 10,000 टन का हाफ 50%, तो 5,000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर जब तक कंपनी अचीव नहीं करेगा तो उसको कोई हक नहीं है गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने का। वो जैसे ही 6,000 टन पर ईयर वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को अचीव कर लेगा तो वो गवर्नमेंट को जाकर के बोलेगा कि सर आपने जो कंडीशन दिया था 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव करने का वो देखिए हमने कर लिया है। जब तक वो ऐसा नहीं करेगा वो गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, जैसे ही वो कर लेगा ठीक है वो तुरंत गवर्नमेंट ग्रांट्स को रिकॉग्नाइज करना चालू कर देगा। अब यहां पे ये बोल रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, मैं इस एग्जांपल को भी आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। एक्स लिमिटेड अप्लाइज फॉर अ ग्रांट फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी टुवर्ड्स अ सोशल कॉज। एक्स लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू मीट सर्टेन कंडीशंस टू बी एलिजिबल फॉर द रिसीट ऑफ द ग्रांट। देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट एक्स लिमिटेड विल रिसीव द ग्रांट इन टाइम। हाउएवर आफ्टर हैविंग अप्लाइड टू द ग्रांट देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट एक्स लिमिटेड मे नॉट बी एबल टू मीट ऑल द कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट। मतलब एक्स लिमिटेड ने एक लोकल अथॉरिटी से एक ग्रांट के लिए अप्लाई किया, एक सोशल कॉज के लिए, एक सामाजिक कॉज के लिए। एक्स लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू मीट सर्टेन कंडीशंस। एक्स लिमिटेड को कुछ कंडीशंस उसके लिए फुलफिल करना पड़ेगा ताकि वो ग्रांट को रिसीव करने के लिए लायक हो जाए, ठीक है। देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस, कंपनी को एक रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए दैट एक्स लिमिटेड विल रिसीव द ग्रांट इन टाइम, ठीक है। ये रीजनेबल एश्योरेंस इस बात का तो है कि एक्स लिमिटेड को टाइमली ग्रांट मिल जाएगा, लेकिन आफ्टर हैविंग अप्लाइड फॉर द ग्रांट, लेकिन ग्रांट को अप्लाई करने के बाद देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट एक्स लिमिटेड मे नॉट बी एबल टू मीट ऑल द कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट। एक्स लिमिटेड को हो सकता है सारे कंडीशंस फुलफिल वो टाइमली नहीं कर पाएगा, तो इन सच केस एक्स लिमिटेड शुड नॉट रिकॉग्नाइज द ग्रांट इन इट्स बुक्स until there is reasonable assurance that it will be able to meet all the conditions attached to the grant। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। जब तक कि वो एक्स लिमिटेड जैसे ही रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएगा कि हाँ मैं कंडीशंस फुलफिल कर लूंगा तभी उसको ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब डिफरेंट स्पेसिफिक केसेस को लेकर के AS12 बात कर रहे हैं। सबसे पहले नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स। दोस्तों नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स, लैंड एंड अदर रिसोर्सेज के केस में एप्लीकेबल होता है जब इन रिसोर्सेज को आप एक्वायर कर सकते हो एट कंसेशनल रेट्स। जैसे सरकार आपको एक लैंड जो है खरीदने के लिए आपको कुछ ग्रांट दिया, जैसे मान लीजिए लैंड का नॉर्मल रेट है 5 करोड़, लेकिन सरकार ने इतना आपको अमाउंट दिया ताकि वही लैंड आप 5 करोड़ का लैंड आपको मिल रहा है 50 लाख रुपए में। मतलब आपके लिए आपके जेब से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 50 लाख का होगा। क्यों? क्योंकि 4.5 करोड़ रुपया सरकार आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 5 करोड़ का जमीन के अगेंस्ट में 4.5 करोड़ तो सरकार ही दे दिया, तो आपके जेब से कितना गया? आपके जेब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हुआ? 50 लाख रुपीस। इन केसेस में जो आपके जेब से जो कंट्रीब्यूशन हुआ आप उस पे जो है लैंड को आप रिकॉग्नाइज करो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और ये जो 4.5 करोड़ रुपीस जो सरकार आपको दे रहा है उसको लैंड के कॉस्ट से आप क्या कर दो, उसको माइनस कर दो, उसको कम कर दो। तो मैं इसको रीड करके सुना रहा हूं। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स may take the form of non-monetary assets such as land or other resources given at concessional rates. In these circumstances, it is usual to account for such assets at their acquisition cost. ठीक है, acquisition cost पे उसको recognize करना चाहिए। Non-monetary assets given free of cost are recorded at a nominal value. अगर सरकार कोई non-monetary assets डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मुफ्त में दे दिया, 5 करोड़ का लैंड बोला
जाओ, तुमसे 1 को रुपया नहीं लेंगे, फ्री में दे दिया तुमको, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एट अ वेरी नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब बहुत ही कम वैल्यू पे आप उसको रिकॉग्नाइज करो। एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये मतलब इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में इस एक एग्जांपल दिया है, एक्स कन्वेंट विशेस टू ओपन अ स्कूल इन अ लोकेलिटी। एक्स कन्वेंट एक कोई कॉन्वेंट स्कूल होगा, वो एक स्कूल खोलना चाहते हैं एक लोकेलिटी ए में, ठीक है। इट अप्लाइज टू द स्टेट अथॉरिटी फॉर द ग्रांट ऑफ लैंड। उसने स्टेट अथॉरिटीज के पास उसने अप्लाई किया कि उसको ग्रांट वगैरह दे दिया जाए। द स्टेट अथॉरिटी ग्रांट्स द लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर द पर्पस ऑफ स्कूल कंस्ट्रक्शन। स्कूल बनाने के लिए स्टेट अथॉरिटी ग्रांट देने का वादा किया उसको। द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज 20 करोड़। जो जमीन है उसका मार्केट में उसका जो कीमत है वो 20 करोड़ है। वेराज द अथॉरिटी प्रोवाइड्स द लैंड एट अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 50 lakhs। लेकिन वही 20 करोड़ का लैंड को सिंस स्कूल बनाने के लिए, बच्चों के छोटे बच्चों के पढ़ाने के लिए, जो कि एक सोशल कॉज है, उसके लिए किया जा रहा है, मतलब लैंड खरीदा जा रहा है। तो सरकार ने डायरेक्टली यहाँ पे कैश नहीं दिया, सरकार ने वही जमीन क्या कर दिया, 20 करोड़ का जमीन स्कूल अथॉरिटीज को मात्र 50 लाख रुपया में उसने उसको हैंडओवर करवा दिया। तो द स्टेट अथॉरिटी रिक्वायर्स दैट फ्री एजुकेशन, बस शर्त एक ही है कि स्टेट अथॉरिटी बोल रहा है कि फ्री एजुकेशन दो पुअर चिल्ड्रन को बाय वे ऑफ रिजर्विंग 20% ऑफ द सीट्स इन द स्कूल फॉर सच चिल्ड्रन। मतलब गरीब बच्चों के लिए, जो लोग आर्थिक तौर पे कमजोर हैं, वैसे बच्चों के लिए 20% सीट्स अपने स्कूल का क्या करना है, उसको रिजर्व करके रखना है। मतलब वो 20% कोटा सरकार चाहता है कि वो 20% का कोटा गरीब लोगों के लिए एप्लीकेबल, मतलब अवेलेबल रहे हर समय। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तो आप आराम से आप अगर कोई स्कूल चला रहे हो तो आप अपना 20% सीट्स जो है गरीब बच्चों के लिए आप रख ही सकते हो। तो स्टेट अथॉरिटी, स्कूल अथॉरिटीज को ये लग रहा है कि वो ये कंडीशन का अच्छे तरीके से फुलफिलमेंट कर लेगा। तो देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट एक्स कन्वेंट हैज अ रीजन टू बिलीव दैट इट कैन मीट the above stated condition attached to the grant। तो अगर उसको वो रीजनेबली सर्टेन है, तो जैसे ही वो लैंड उसको एट अ कंसेशनल रेट मिल जाएगा, वो उस ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, और लैंड को उसको शो करना पड़ेगा एट अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ ओनली ₹50 lakhs, जबकि उसका मार्केट वैल्यू उस लैंड का 20 करोड़ था। फिर भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसेशनल प्राइस 50 लाख रुपीस में नॉमिनल वैल्यू पे आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज्यादा कम दाम में आपको मिल गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने जो सिचुएशन डिस्कस किया था, वहां पे सरकार जो है वो डायरेक्ट जमीन क्या कर दे रहा था, डायरेक्ट दे रहा था, मतलब खरीदने का पैसा नहीं दे रहा था, खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहा था, वो डायरेक्ट जमीन ही आपके नाम से ट्रांसफर कर दे रहा था। तो वो वाला सिचुएशन हम लोगों ने डील किया। अभी जो सिचुएशन हम लोग डील करने जा रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आप पहले एसेट्स खरीद लो, एसेट्स खरीदने का जो पैसा है वो सरकार इन द फॉर्म ऑफ कैश सब्सिडी वो आपको क्या कर देगा, मतलब रिफंड कर देगा। मतलब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप एक राइस मिल खोलना चाहते हो, तो गवर्नमेंट बोला कि राइस मिल का 50% अमाउंट हम कंट्रीब्यूट करेंगे अगर तुम मुझे प्रूफ दोगे कि तुमने राइस मिल ऑलरेडी खोल लिया है। तो आप राइस मिल खोलने में सपोज 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हो, तो 1 करोड़ का 50% दैट इज 50 लाख रुपीस आप जब प्रूफ दोगे तो गवर्नमेंट आपको इन द फॉर्म ऑफ एक चेक दे करके आपको वो कैश सब्सिडी आपको दे देगा, जिससे कि आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए। तो इस लाइन को मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। Grants related to specific fixed assets are government grants whose primary condition is that an enterprise qualifying for them should purchase, construct or otherwise acquire such assets। मतलब एक ही कंडीशन है कि आप गवर्नमेंट के साथ धोखाधड़ी मत करो, आप खाली जिस एसेट के लिए सरकार आपको ग्रांट देने वाला है उस एसेट को आप एक्वायर करो या कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, मतलब वो चीज जिसके लिए सरकार, जैसे राइस मिल खोलने के लिए आपको दे रहा था सरकार ग्रांट, तो आप राइस मिल खोलोगे, प्रूफ दिखाओगे, आपको मिल जाएगा ग्रांट। ठीक है, तो अदर कंडीशंस में बी अटैच्ड रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप और लोकेशन ऑफ द एसेट और द पीरियड्स ड्यूरिंग विच दे आर टू बी एक्वायर्ड और हेल्ड। यहाँ पे इस ऐसे ग्रांट्स को रिकॉग्नाइज करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। मेथड 1, द ग्रांट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट कंसर्निंग
इन अराइविंग एट इट्स बुक वैल्यू, ठीक है, जब ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स को रिड्यूस किया जाएगा ग्रांट की रकम से। सेकेंड, द ग्रांट इज दस रिकॉग्नाइज्ड, अच्छा इसी मेथड 1 में लिखा है, द ग्रांट इज दस रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट बाय वे ऑफ अ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज। आपका जो डेप्रिसिएशन का चार्ज है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा इस अमाउंट से, तो आप वैसे दिखाओगे ग्रांट को, where the grant equals the whole or virtually the whole of the cost of the asset is shown in the balance sheet at a nominal value। अगर ग्रांट का रकम पूरा एसेट का कॉस्ट को कवर कर दे रहा है तो आपको नॉमिनल वैल्यू पे बस रिकॉर्ड करना है एसेट को। तो मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपके सामने दिखा रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, ठीक है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं और मैं बोर्ड में शॉर्ट में करके दिखाता हूं कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 इसमें बोल रहा है जेड लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स एसेट फॉर ₹50 लाख। जेड लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एक एसेट फिक्स एसेट को 50 लाख रुपया में खरीदा, विच हैज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स विद द सैल्वेज वैल्यू ऑफ 5 लाख। सैल्वेज वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों स्क्रैप वैल्यू। जब एसेट का यूजफुल लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो एसेट को बेच दिया जाता है। एसेट को बेचने से, यूजफुल लाइफ के बाद एसेट को बेचने से कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि कम से कम 5 लाख रुपया तो उसको मिल ही जाएगा। 50 लाख का प्रॉपर्टी है उसका, 50 लाख के अगेंस्ट में 5 लाख रुपया एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ उसको रिकवर हो जाएगा और उसका लाइफ है 5 इयर्स का। ऑन परचेज ऑफ द एसेट्स गवर्नमेंट ग्रांटेड इट अ ग्रांट ऑफ ₹10 लाख, ठीक है, जब उसने एसेट को खरीद लिया तो गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपया उसको दे दिया। सरकार की तरफ से 50 लाख का प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में 10 लाख रुपया रिसीव हो गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट 2 years इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द एसेट। मतलब मेथड 1 अगर फॉलो किया जा रहा है तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशंस है, मैं दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में आप देखिए कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट कितना है 50 लाख रुपीस, उसमें से सैल्वेज वैल्यू आप घटा दो, सैल्वेज वैल्यू 5 लाख रुपया वो माइनस कर दो। 50 लाख में से 5 लाख जब आप माइनस करोगे तो आपका बैलेंस अमाउंट बचेगा आपका 45 लाख। उसमें से आप गवर्नमेंट ग्रांट को घटा दो, सरकार ने 10 लाख रुपया आपको दे दिया तो 45 लाख में से 10 लाख तो सरकार ही दे दिया, तो आपके जेब से कितना पैसा गया, आपके जेब से 35 लाख रुपया, बेसिकली 35 लाख रुपया बचा। दिस विल बी कंसिडर्ड एज द नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो नेट आप डिप्रिशिएबल अमाउंट बोल सकते हो, नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, आप यहाँ पे इसको बोलो कि ये नेट डिप्रिशिएबल अमाउंट, नेट डिप्रिशिएबल अमाउंट, नेट डिप्रिशिएबल अमाउंट, तो ये हो गया 35 लाख रुपया। तो नेट डिप्रिशिएबल अमाउंट 35 लाख को आप उसका यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 5 इयर्स, तो 35 लाख को अगर हम लोग 5 ईयर से डिवाइड देते हैं तो पर ईयर हम लोग का डिप्रिसिएशन चार्ज कितना हो जा रहा है 7 लाख रुपया। तो ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं आपको क्या क्या काम करना है डिप्रिसिएशन को निकालने के लिए। सबसे पहले आप कॉस्ट लो, उसमें से कॉस्ट में से सबसे पहले आप क्या घटा दो, सैल्वेज वैल्यू घटा दो। कॉस्ट 50 लाख में से सैल्वेज वैल्यू 5 लाख माइनस हो करके बैलेंस अमाउंट 45 लाख का आ जाएगा। बैलेंस अमाउंट को में से गवर्नमेंट ग्रांट को घटा दो, बैलेंस अमाउंट में से 45 लाख में से गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख रुपया घटेगा तो नेट डिप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगा, नेट डिप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाएगा 35 लाख। 35 लाख को यूजफुल लाइफ 5 ईयर से डिवाइड मार दो तो 35 लाख डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, एक साल का डिप्रिसिएशन आ जाएगा 7 लाख रुपया। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इजी है। अब इसका जर्नल एंट्री आप लोग देख ही सकते हो, मैं इसको स्क्रीन में दिखा दूंगा आप लोगों को। तो जर्नल एंट्री काफी आसान है। पहले तो आपने फुल एसेट, पूरा 50 लाख का एसेट आपने जेब से आपने खर्च किया, फिर 50 लाख पूरा का पूरा आपने दिया, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, एसेट आया और पैसा गया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट 50 लाख और बैंक अकाउंट क्रेडिट 50 लाख रुपीस पूरा चेक से आपने दे दिया। बीइंग फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड, हाँ, तो पहला जर्नल एंट्री आप लोग देखिए, फिक्स एसेट्स अकाउंट आप डेबिट करोगे 50 लाख और बैंक अकाउंट आप क्रेडिट कर दो 50 लाख। सेकंड जर्नल एंट्री क्या होगा दोस्तों, सरकार पैसा दे दिया आपको, सरकार से जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट आपको डेबिट करना होगा 10 लाख रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख। और किस लिए ये पैसा दिया गया, फिक्स एसेट्स को का कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए पैसा दिया गया,
तो फिक्स एसेट का कॉस्ट को रिड्यूस कर दो तो फिक्स एसेट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 10 लाख रुपया, बीइंग ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके बाद आप डिप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री करोगे तो डिप्रिसिएशन आपका 7 लाख रुपया आ रहा है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट क्रेडिट 7 लाख 7 लाख कैसे आया, कैलकुलेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड में। इसके बाद जर्नल एंट्री का नरेशन क्या होगा, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसएलएम। एसएलएम का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का खासियत क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड का खासियत है कि हर साल ये 7-7 लाख रुपया करके ही आएगा, कभी ज्यादा या कभी कम नहीं होगा, ये इक्वल रहेगा। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसलिए डिप्रिसिएशन को हम लोगों ने डेबिट कर दिया और डिप्रिसिएशन की वजह से भी एसेट का जो कॉस्ट होता है वो रिड्यूस होता जाता है, इसीलिए एसेट को हम लोगों ने फिक्स एसेट अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया। फिर डिप्रिसिएशन को हम लोगों को ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप उसका जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो। जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपीस टू डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 7 लाख रुपीस। ये एक साल का कहानी खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर फिर से डिप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री होगा सेम टू सेम, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 7 लाख टू फिक्स एसेट अकाउंट क्रेडिट 7 लाख, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज टू चार्ज ऑन एसएलएम। फिर पीएल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो डिप्रिसिएशन को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7 लाख टू डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 7 लाख, बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 बोलता है कि नहीं, देखो मेथड 1 में आप डायरेक्टली जो ग्रांट का पैसा है वो डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, फिक्स एसेट के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हो, और इसका इंपैक्ट ये हो रहा है, इसका इंपैक्ट डिप्रिसिएशन में आ रहा है। ठीक है, जो भी एसेट का जो डिप्रिशिएबल अमाउंट है वो रिड्यूस हो जा रहा है, तो उसका पूरा ग्रांट का जो इंपैक्ट है वो रिड्यूस चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन के फॉर्म में आपको दिख रहा है। लेकिन सेकंड मेथड बोल रहा है कि नहीं, आप एक अलग अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर करो। अकाउंट का नाम होगा डेफर्ड ग्रांट अकाउंट या डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, पूरा नाम है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में 10 लाख रुपया ट्रांसफर करो। तो आपका जो फिक्स एसेट्स है वो इंटैक्ट रह जाएगा। ठीक है, फिक्स एसेट 50 लाख का जितना का उसका कॉस्ट था उतना पे ही वो उसी के बेसिस पे आप उसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे डिप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। मैं सेकेंड मेथड का क्या इंपैक्ट है उसको दिखाने से पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में क्या लिखा हुआ है उसको एक बार रीड करके सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। मेथड 2 में बोल रहा है कि ग्रांट्स रिलेटेड टू डिप्रिशिएबल एसेट्स आर ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। ठीक है, जो भी आपको ग्रांट मिलेगा डिप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड उसको डेफर्ड इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा, विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑन अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। सिस्टमैटिक तरीके से जैसे हम लोग डिप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं ठीक उसी तरीके से आप उसको क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है आप क्रेडिट करते चले जाओगे। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि ग्रांट्स रिलेटेड टू नॉन डिप्रिशिएबल एसेट्स आर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। जो भी नॉन डिप्रिशिएबल एसेट्स होंगे जो डिप्रिशिएट नहीं करता है, जैसे लैंड वगैरह हो गया, तो लैंड डिप्रिशिएट तो नहीं करता है, आप लोगों को पता ही होगा, लैंड इज अ नॉन डिप्रिशिएबल एसेट। अगर लैंड से रिलेटेड होगा तो उस गवर्नमेंट ग्रांट को आप ट्रांसफर कर दो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट अंडर दिस मेथड, एंड एज देयर इज यूजुअली नो चार्ज टू इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट्स। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है इफ अ ग्रांट रिलेटेड to a non-depreciable asset requires the fulfillment of certain obligations, अगर कुछ conditions का fulfillment करना पड़ेगा, the grant is credited to income over the same period, grant को income में transfer करना पड़ेगा over the same period over which the cost of meeting such obligations is charged to the income। उस period में transfer करेंगे जिस period में cost of meeting the expenditure will be transferred to the income।